नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज के स्पेशल में बात उन समझौतों की या संधियों की जिसकी आड़ लेकर पाकिस्तान हमेशा से बचता आया है, लेकिन क्या भारत ने आखिरकार वो दिया है, वो करके दिखा दिया है जिसका पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हमेशा से डर सताता रहा है? क्या सिंधु जल संधि का टूटना पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा कटने की तरह है? तभी तो पाकिस्तान घबराया हुआ है। ताशकंद समझौता हो या फिर शिमला समझौता हो, पाकिस्तान ने कभी भारत के साथ हुए समझौतों को आत्मा का पालन नहीं किया है। समझौतों की जो आत्मा थी उसका पालन नहीं किया, हमेशा उन समझौतों की कमजोरियां निकालकर उसका फायदा उठाया है। बल्कि हर बार समझौते के बाद पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा भोंकने का नया हथियार ढूंढा है। तो क्या अब भारत को भी संधि से बंधे रहने की कोई मजबूरी है, या फिर भारत ने सिंधु जल संधि खत्म की है तो इसका असर पाकिस्तान के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है? भविष्य में पाकिस्तान के लिए यह फैसला कितना घातक साबित होने वाला है? इसके खिलाफ पाकिस्तान के क्या विकल्प बचते हैं पाकिस्तान के लिए? और इसी तरह के बाकी अन्य समझौते भी क्या रद्द किए जाने चाहिए? क्या रद्द होते हैं तो फिर पाकिस्तान, इन दोनों देशों के रिश्तों पर, भारत पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है? आज की बहस इन्हीं बड़े सवालों पर हम करेंगे। बहस होगी तेज, तर्क होंगे तीखे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम हमारे खास मेहमानों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल डिबेट। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर वाटर अटैक क्या किया, उसकी नींद उड़ गई है। भारत ने अभी तो शुरुआत की, उससे ही पाकिस्तानी हुक्मरान बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में न सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि संधियों के तकनीकी पक्ष जाने बिना ही भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। सिंधु जल संधि रद्द करना भारत का अधिकार है। इस समझौते में दर्ज है कि अगर संधि से किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान हो या दुश्मनी बढ़े तो उसे खत्म किया जा सकता है। वियना कन्वेंशन 1969 भी इसकी इजाजत देता है। सिंधु जल संधि 1960 में वर्ल्ड बैंक की गारंटी से हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहा है। भारत ने हमेशा संयमित कदम उठाए, लेकिन पहलगाम हमला भारत और कश्मीर की आत्मा पर हमला है, इसलिए अब चेतावनी नहीं, सख्त एक्शन हो रहा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मोदी सरकार ने 2023 में सिंधु जल संधि में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब 2025 में अगर भारत संधि खत्म कर रहा है तो ये भारत का अधिकार है। इस फैसले से पहले ही रोटी की भीख मांग रहा पाकिस्तान अब पानी की भी भीख मांगने पर मोहताज हो जाएगा। भाई है ना, हम भी देख रहे हैं, आपको पानी की बूंद नहीं मिलेगी। आप पहले भीख
मांग रहे थे, अब आप पानी की भी भीख मांगे। पहले वो खाने के लिए तरस रहे, अब पानी के लिए तरसेंगे। आप भाई है ना, हम भी देख रहे हैं, हम भी इधर ही। पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांगता है, तब कहीं आवाम के लिए रोटी का इंतजाम होता है, अब पानी के लिए भी भीख मांगने की नौबत आ गई है। सिंधु जल संधि के खिलाफ पाक के पास क्या क्या विकल्प हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। विश्व बैंक विशेषज्ञों से तकनीकी जांच की मांग कर सकता है। यूएन में एक तरफा कार्रवाई को लेकर सुरक्षा परिषद में शिकायत कर सकता है। यूएन चार्टर के तहत शांतिपूर्ण समाधान की मांग कर सकता है। आईसीजे में वियना संधि 1969 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दे सकता है। मित्र चीन, तुर्की समेत अन्य देशों से भारत पर दबाव बना सकता है। शार्क या ओआईसी जैसे मंचों पर मुद्दा उठा सकता है। लेकिन सबूतों की कमी और आतंकवाद परस्त देश की छवि इन अपीलों को कमजोर कर देगी। आतंकवाद पर भारत की कूटनीतिक ताकत अमेरिका, रूस और अन्य देशों के साथ ज्यादा प्रभावी है। मानवीय पहलू के नाते विश्व बैंक और आईसीजे में राहत की संभावना है, लेकिन पूर्ण जीत मुश्किल है। इसलिए पाकिस्तान के पास चिल्लाने और रोने धोने के अलावा कुछ बचा नहीं, क्योंकि भारत का कानूनी और नैतिक पक्ष कहीं अधिक मजबूत है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो जो मुल्क कटोरा लेकर पूरे विश्व के सामने घूमता हो, तब वो अपने मुल्क के लिए, उसकी आवाम के लिए खाने का इंतजाम कर पाता हो। अब जब ऐसे समय में प्यास बुझाने का इंतजाम क्या होगा? जो वाटर ट्रीटी है, जो जल समझौता है, उसमें जो नदियां आती हैं वो सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज, 5 नदियां हैं। जो 6 नदियां जो कि कश्मीर से निकलती हैं और पाकिस्तान तक जाती हैं, और ये सब एक दरिया के रूप में आगे मिल जाती हैं। और अब तक 30% पानी भारत उपयोग करता था, लेकिन 70% पानी पाकिस्तान को मिलता था। अगर ये जल समझौता खत्म हो जाता है तो फिर करीब 80% खेती जो पाकिस्तान की इसी सिंधु नदी के जल से होती है, जल समझौते के बाद भारत से छोड़े जाने वाले पानी से होती है। तो फिर आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की बड़ी शहरी आबादी के ऊपर जल संकट मंडराएगा, खेती के ऊपर जल संकट मंडराएगा। और पेट भरने के लिए तो कटोरा मुल्क के हाथ में पहले ही है। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, अगर ये कहते हैं कि खून बहेगा, तो अब तक पाकिस्तान ने खून बहाने के अलावा वैसे भी किया कुछ नहीं है। और हमने यहाँ तक कि पहलगाम का बदला भी, आपने गोली बरसा कर लिया, हमने पानी रोक कर किया। आपने गोली मारी, हम प्यासा मार देंगे। तो आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं। चर्चा के मेहमान इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ रामकुमार वर्मा, पूर्व सांसद बीजेपी, इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, PMLN नेता पाकिस्तान, हमारे साथ कुछ वक्त में जुड़ेंगे। इसके अलावा हस्साम दुर्रानी, पाकिस्तानी पत्रकार, मेरे साथ हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा ब्रह्मदीप अलूने, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज़ में। तो सबसे पहले ब्रह्मदीप अलूने, शुरुआत आपसे करूंगा। विदेश मामलों के आप जानकार हैं, और हस्मत दुरानी साहब, पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए हमारे पास होंगे। और कुछ ही देर में इरशाद अहमद खान, PML नेता, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ब्रह्मदीप अलूने, सबसे पहले तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आप अपने अनुभव के मुताबिक कि जैसा कि अभी बिलावल भुट्टो ने कहा, क्या समझौते ऐसे होते हैं? समझौता हुआ, हमने किया, हमने आपको बरसों तक अपनी नदियों का, जो यहां से निकली, यहां उद्गम था, 70% पानी दिया, और अब आप कहेंगे दरिया में खून बहेगा। पाकिस्तान खून खराबे के अलावा कभी कोई बातचीत वैसे भी नहीं करता है। ब्रह्मदीप साहब, देखिए, पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान के चरित्र में गहरा अंतर है, और वो चरित्र पानी को लेकर, सेना को लेकर, पुलिस को लेकर, जनता को लेकर सब में नजर आता है। क्या किसी देश का सेनाध्यक्ष ऐसा कह सकता है कि द्विराष्ट्रवाद सही था, हिंदू और मुसलमान अलग अलग पहचान है, और हमको हमारी पीढ़ियों को बताना पड़ेगा, और उसके बाद, उसके 2 या 3 दिनों के बाद फिर एक आतंकी हमला होता है, जहां पर बाकायदा धर्म के आधार पर पूछ कर लोगों को गोली मारी जाती है। तो स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष है,
उनकी शहर पर जो है वो लश्कर तैयबा के आतंकी आए। और पाकिस्तान को के मीडिया को मैं भी देखता हूँ, सुनता भी हूँ, वो ये दावा करते हैं कि भारत के पास सबूत कहाँ है। तो लश्कर तैयबा के जो हेड है, जो भारत में मुंबई हमले का सबसे बड़ा आरोपी है हाफिज सईद, वो पाकिस्तान में तकरीरें करता है, वह घूमता है, उसको आप सिक्योरिटी देते हैं। तो आप अपने मुल्क को बर्बाद करने पर आमादा है। आप बलूचिस्तान को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा को संभाल नहीं पा रहे हैं, और ये सब करने के साथ साथ आप आपके देश के लोगों को, जहां से पानी मिलता है, जहां से कृषि आपकी होती है, जहां से आपको अनाज मिल सकता है, ऐसे मुल्क को नाराज करने की आप हिम्मत कैसे कर सकते हैं। और सबसे अफसोसजनक बात तो यह है कि न केवल हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन भारत पर आतंकी हमला करने की धमकी वो मुल्क दे रहा है जिसको हम 1965 में घुटनों के बल ले आए थे। 1971 में दुनिया के सबसे ज्यादा सैनिक, 93,000 सैनिक जो थे वो भारत के बंदी थे। उस देश को हम लाहौर तक जीत चुके थे, और उस देश के जो प्रधानमंत्री वो गिड़गिड़ाते हुए शिमला में जमीन पर सोए थे इंदिरा जी के सामने कि हमारे मुल्क को वापस, हमारे सैनिकों को आजाद कर दे। जिस मुल्क के भारत ने 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना गया। तो वो जो देश है, वास्तव में बात यह है अक्षय जी कि ये जो देश है ये अपने चरित्र को तो तय कर ही नहीं पाया है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता है वो इतनी सिर चढ़कर बोलती है कि यहाँ पर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार कभी सत्ता में रही नहीं। और लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए यहाँ की जो सेना है वो लगातार लालायित रहती है। सेना का अस्तित्व तभी बना रह सकता है जबकि भारत से वो 2-2 हाथ करवाने की बात। मैं लौटूंगा अलूनी साहब आपके पास लौटूंगा। हसमत दुरानी पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त मेरे साथ हैं। हसमत साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना ये चाहूँगा, और मेरी गुजारिश ये है कि आपके सेंटेंस की, स्टार्टिंग सेंटेंस की पहली लाइन तय कर देगी कि आप एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, या आप एक देशभक्त पत्रकार हैं, या आप मानव अधिकारों के हिमायती पत्रकार हैं। तो दुरानी साहब, मेरा सवाल ये है कि जो अभी अभी हमने बिलावल भुट्टो का कथन सुना, उनका वाक्य सुना, उनका सेंटेंस सुना, उनका बयान सुना मंच से, और वो ये कहते हैं कि तुम दरिया रोकोगे तो सिंधु में खून बहेगा और ये दरिया हमारा है। क्या पाकिस्तान के नेताओं के पास अपने वतन की दुरुस्ती के लिए, अपनी आवाम की अपनी आवाम की खुशहाली के लिए कुछ इनोवेशन नहीं है, कुछ न्यू आइडियाज़ नहीं है, या आप सारी राजनीति जो है वो भारत और पीओके के इर्द गिर्द ही करेंगे? सबसे पहले तो भाई आपकी जो आपकी जो टीम थी, कोऑर्डिनेशन टीम थी, उसने 4 दफा मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने लिख के उनको भेजा है। उसके बावजूद भी अगर आप मेरा नाम दुरुस्त नहीं ले पा रहे तो हस्साम दुर्रानी है ना आपका नाम? इससे पहले आपने 3 दफा क्या नाम लिया है आपने? HSSAM, हस्साम दुर्रानी साहब। HASSAM। आप मुझे 3 दफा हशमत जी, आप मुझे 3 दफा हशमत कह के बुला चुके हैं। मैं माफी चाहूंगा। अभी आपने बिल्कुल शुरू में बात सच सुन लेना, जिस तरह आपने मुझे कहा कि मेरा बयान का या मेरी डिबेट का जो पहला फिक्रा होगा वो डिसाइड कर देगा, तो मेरी तरफ से डिसाइड हो ना हो, लेकिन आपकी तरफ से वो जो जर्नलिस्टिक और जो इंटेलेक्चुअल जो एक डिबेट का जो आप कह रहे हैं बेंचमार्क है, वो ऑलरेडी सेट हो चुका है। नो प्लीज, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने आपका इस्तकबाल किया कि आप अपनी इमेज खुद बिल्ड करेंगे अपने पहले सेंटेंस से, राइट? आपने कर ली ना? नो, मैं बहुत लिबरल जर्नलिस्ट हूँ सर। 2 तरफ है सर, मैं बहुत लिबरल, हस्साम दुर्रानी साहब, मैं इंटेलेक्चुअल लिबरल जर्नलिस्ट हूं। मैं पत्रकारों का कोई दोष नहीं मानता हूं। मैं दोनों मुल्कों की जो सियासत है उसके लिए सियासतदानों को जिम्मेदार मानता हूं। मैं अभी भी कहूंगा, आपका खून मेरा खून लाल है। अगर धर्म को राजनीति का एजेंडा ना बनाया जाए तो 306 हड्डियां, 32 दांत, 3.5 लीटर खून हम सब में है। ठीक हो गया। अभी जो आपने ना, बेसिकली आपने मुझे एक जो है प्लॉट दे दिया हुआ है, और आपने कहा कि मैं इसी बाउंड्री के अंदर रह के आपके साथ बात करूं। ये बहुत अच्छी बात है, और टू बी वेरी फ्रैंक, आप शायद
मेरे जो इंडियन मीडिया पर मेरा जो पिछले 8 साल का जो इंटरेक्शन है उसमें शायद अब पहले एक ऐसे एंकर होंगे जिन्होंने पहले ही मुझे प्लॉट दिया है कि आपने इस प्लॉट से बाहर नहीं खेलना, आपने इस प्लॉट के अंदर रह के जो चौके छक्के मारने यहाँ पे मार नहीं, शीशा लेदर हम शीशा लेदर क्यों करें? बहुत सेंसिटिव इशू है ना सर। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि मेरी टीआरपी गाली गलौज गिलास फोड़ो टाइप के शो में जो टीआरपीज आती हैं वो सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो हमारे सियासतदान काफी है ना, क्रिकेट के स्टेडियम काफी बिल्कुल है, बिल्कुल है, जो वॉर फील्ड में बदल जाते हैं ये क्रिकेट मैच होते हैं। जो अभी आपने बात की है कि जो संधू जो है आपने कहा कि सिंध ट्रीटी के ऊपर अगर बात की और इसके बाद आप इससे पहले जो आपने अपनी एक पूरी एक जो रिपोर्ट चलाई है, उस रिपोर्ट के अंदर जो अल्फाज का चुनाव था वो किसी तरह भी एक जर्नलिस्टिक एथिक्स के ऊपर वो पूरा नहीं उतर रहा था। दूसरी बात, हाँ ठीक है, वो आपने जो बात कही है वो इंडिया है, पाकिस्तान है, इनके दरमियान में जब तक मसाइल ना हो, जब तक एक दूसरे के सामने तलवारें नंगी तलवारें लेके नहीं खड़े होंगे, उस वक्त तक जो है ना इंडिया में मजा आता है ना पाकिस्तान में मजा आता है। दूसरा ये कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपने, बल्कि आपके अपने अल्फाज थे कि अगर पहलगाम में उन्होंने गोली मारी है तो हम उसका जवाब पानी रोक के देंगे, हम उनको प्यासा करके मार देंगे। तो ठीक हो गया, प्यासा करके बिल्कुल नहीं, मारेंगे, आप गोली मारोगे हम प्यासा नहीं, मारेंगे। मैंने ये कहा कि आप गोली मारने वालों को मैं प्यासा मारूंगा, इसके लिए ये शब्द मेरे सबके लिए नहीं थे, लेकिन अगर वहां से इस तरह की इनपुट्स हैं सर देखें, अब मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि सर मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ प्रोग्राम करने में, और शायद पहली दफा ऐसा हुआ है। थैंक्स फॉर द ग्रेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एज अ जर्नलिस्ट फॉर मी। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये थी कि भाई मेरे ये जो चीजें हो रही है ना, यहाँ पे अभी ये बीजेपी के भी भाई बैठे हुए हैं, हमारे ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के भी भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये इन्होंने तो बिल्कुल ही बाइस्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर भी बिल्कुल बाइस्ड जो उन्होंने गुफ्तगू की है। ठीक है, बनते हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर बात करूंगा तो मैं बाइस्ड नहीं हूँगा। मैंने जो बात कही है, आप गुज़िश्ता 4 दिन के अगर आप मेरे प्रोग्राम अपने पूरे इंडियन मीडिया के ऊपर मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। लेकिन मैं क्योंकि बार बार बात को दोहराने से वो क्लीशे हो जाता है और बात का मजा भी नहीं आता और उसकी वेटेज भी नहीं होती। लेकिन एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि अगर ख्वाजा आसफ ने एक बात कही है, ख्वाजा आसफ ने बात की है, तो आप लोगों को जरा गौर से इस बात को सुनना चाहिए, और खासतौर पे हमारे ये बीजेपी के भाई हैं और ये जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के जो भाई हैं, इनको ये बात को गौर से समझ लेना चाहिए कि उन्होंने जो कही है कि हमने 30 साल गलती की और उन्होंने माना इस बात को, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि हमने पहलगाम के अंदर जो अटैक किया। दूसरा बात ये थी कि पहलगाम के अगर अटैक की हुई थी उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से भी मेरा ताल्लुक है, मैं इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी करता हूँ, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, आप भी डेफिनेटली करते हैं इन चीजों के ऊपर, और बहुत सारी चीजें जब आप कर रहे होते हैं तो उसके बाद बात ये होती है कि हमें ये बताया जाता है कि 1:50 पे फायरिंग शुरू हुई और 2:20 तक फायरिंग होती रही और 2:10 तक फायरिंग होती रही, और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उनसे उनका कलमा सुना, उसके बाद उन्होंने उनके जो थे उनको पेंट्स वगैरह उतरवाई, उनका खतना चेक किया और उसके बाद गोली मार दी। लेकिन एफआईआर जो है, जो कि 2:20 के ऊपर या 2:30 पे आफ्टर 10 मिनट्स जो थी वो लॉन्च की गई है, रिपोर्ट की गई है, वो मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है आपकी एफआईआर जो है, उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। तो सर देखें, ये अब पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ये अभी आपके विजुअल्स के अंदर वो एफआईआर शायद आप दिखा भी रहे हैं मुझे, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत सारा लोगों ने क्वेश्चन अराइज किए हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये किस तरह हो सकता है, पॉसिबल है। तो मैंने उनको ये बात कही है कि भाई मेरे देखें, एक सेट पैटर्न होता है, उस सेट पैटर्न के ऊपर चीजें चल रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई चीज होती है तो तब होता है, हाँ उसमें टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, तो इसमें फिगर की बात नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, तो वो एक प्योर पॉलिटिशियन है। उनके नाना जो थे वो पाकिस्तान के वजीर खारजा रह चुके, और जो हमारे ये भाई बात कर रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उनके कदमों में जाकर लेट गए थे। इधर काइंडली ये मुझे बता दें 1971 में जब ये प्रॉब्लम हुआ था उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्योंकि हिस्ट्री की बात है ना, तारीख की बात है ना, उस वक्त तो पाकिस्तान के वजीर खारजा थे। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री को भी आप देख लें, कोई बात नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 72 की बात आ रही है सर, 72 में आप आ जाओ, किसने किया था? बेनजीर भुट्टो ने जो बायोग्राफी उसमें बेनजीर भुट्टो ने इस बात का जिक्र किया है
कि उनके पिताजी शिमला में जमीन पर सोए थे। आप बेनजीर भुट्टो की किताब को चलिए डॉक्टर चलिए, मैं लौटूंगा हस्साम दुरानी साहब और अलूनी साहब जी। अलूने जी, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा थोड़ा सा। अभी और हमारे मेहमान हैं, हम उनको इस डिबेट में लेकर आ जाते हैं। मेरे साथ में PMLN नेता पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हैं। खान साहब, आप तो जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में, अभी शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से आप हमारे साथ अभी इस वक्त नहीं हैं। राम कुमार वर्मा, पूर्व सांसद बीजेपी, और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ। अमरदीप त्यागी साहब, ये जो समझौता है, जिस ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा उठाया गया, हमसे उठाया गया एक ऐसा शांतिपूर्ण कदम है जो मुझे लगता है इससे ज़्यादा अहिंसात्मक कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती थी। और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात पर मुझे गर्व है। मैं कहता हूँ कि अगर ISI ने या फिर पाकिस्तान से ट्रेंड होकर या POK की बेस कैंप से ट्रेंड होकर और हमारे स्लीपिंग सेल्स को एक्टिवेट करके ये हमला कराया गया, तो हमने कम से कम गोलियों का जवाब गोलियों से नहीं दिया। इस बार हमने बालाकोट के बदले में बालाकोट हमने एयर स्ट्राइक नहीं की, हमने इस तरह की कोई स्ट्राइक हमने इस बार नहीं की है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने इस बात का जवाब दिया है कि अगर जल संधि है हमारे और आपके बीच और कुछ नहीं पट रही है, संबंध बहुत सालों से खराब हैं, तो अब कुछ आगे का सोचना चाहिए। इससे अच्छा शांतिपूर्ण कदम कुछ हो नहीं सकता था। कर्नल अमरदीप त्यागी साहब जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक हमारे रामचरितमानस की चौपाई है जी, कि जब रामचंद्र जी 3 दिन तक समुद्र से अनुनय विनय करते रहे और उसने नहीं माना है, बोले राम सकोप तब मैं बिन होए ना प्रीत। जी जी जी। ये पाकिस्तान कभी भी, अभी दुरानी साहब बोल रहे थे ना कि वो FIR में ऐसे है वैसे है और ये हमारा नहीं है, पता नहीं किसका है। ये कारगिल में इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन दे रिफ्यूज टू टेक ओवर देयर सोल्जर्स बॉडी। 47 में जब रजाकार का नाम लगा दिया, जबकि पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी, फिजिकली खुद वहां पे इन्वॉल्व थे। तो इनसे ये बात और ये उम्मीद रखना कि ये कुछ एक्सेप्ट करके इस चीज को एक न्यूट्रल होके बात करेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। और रही बात जो जल संधि की है, वो तो ठीक है, इसको हमें विद्रोह करना है। और उसके अलावा क्योंकि ये भाषा, जिस भाषा में ये बोलते हैं, इनको जवाब उसी भाषा में देना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान में गाजा वाला हाल नहीं किया जाएगा, ये शांत नहीं होंगे। बांग्लादेश अलग होने के बाद, टूटने के बाद भी ये अभी बाज नहीं आए हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, POK में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, ये उसके बावजूद भी दे फील एडवेंचर इन ऑल दीज एक्टिविटीज। तो इनको एडवेंचर हमें दिखाना पड़ेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से कि वो भारतीय जो सेनाएं हैं उनको हुक्म दे और इनको वो सबक सिखाए जिससे कि आने वाले सालों में ये कभी इस तरह की हरकत ये मुझे क्लियर करते चलना है। लेफ्टिनेंट अमरदीप त्यागी, कर्नल अमरदीप त्यागी, मुझे ये भी क्लियर करते चलना है क्योंकि हस्साम दुरानी पत्रकार की हैसियत से बैठे हुए हैं कि ये जो फैसले हैं कर्नल त्यागी, ये तो आप मुझे बताएंगे ना कि ये फैसले कुछ एक मुट्ठी भर सियासतदान मिलकर ले लेते हैं। पाकिस्तान की जो फौज है, ISI जो है, वो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप को सपोर्ट करती है। कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट भी हो सकता है मिलता हो। जी, सबको मालूम है। दुरानी साहब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ये। बोलो दुरानी साहब को क्या है कि हमारी जो पाकिस्तान की सेना है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है और उनको लॉन्च पैड से भारत में लॉन्च करती है। ये बोलेंगे नहीं कभी भी। तो इनको तो सिखाना पड़ेगा भाई। पाकिस्तान की आर्मी एक्चुअल में कल्प्रिट जो है वो पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि वहां पे जो सियासतदान है उनकी भी कुछ नहीं चलती। ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी के सामने मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। और इसे ये सवाल दुरानी साहब मैं आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन क्योंकि एक बार हम पूरा अपना राउंड अप कर रहे हैं डिबेट के सारे गेस्ट का, तो हमारे राम कुमार वर्मा जी, पूर्व सांसद बीजेपी, हमारे साथ हैं। वर्मा जी, आप इस बुक को बताएं थोड़ा, हमारी जो ऑडियंस है स्वदेश न्यूज की और हमारा जो गेस्ट पैनल जिसमें आप इस वक्त शामिल हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं इस बात को, जैसा मैंने कर्नल त्यागी से कहा, कि मैं बहुत गर्व से इस बात को कहता हूं कि हमसे ज्यादा अहिंसात्मक देश कोई नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी की हम जन्मभूमि हैं, जिन्होंने अहिंसा वर्ड जो है, टॉलरेंस, ठीक है, वो पूरी दुनिया को बताया, इंट्रोड्यूस कराया कि टॉलरेंट होना क्या है, टॉलरेंट होने का क्या त्याग है,
और अहिंसा की ताकत क्या है। अंग्रेजों से कहा कि अगर तुम एक थप्पड़ मारोगे, आवाम से कहा, अपने देश की जनता से, तो आप दूसरा गाल आगे कर देना। नरम गरम दल उस वक्त थे जब इस देश में आज़ादी की बात होती थी, संग्राम चल रहा था स्वतंत्रता का। तो हमने साबित किया है ये, हमने गोली के बदले, गोली मारने के बदले हमने प्यासा मारना चुना, हमने खून बहाने के बदले पानी को बहना रोक दिया। वर्मा जी। जी अक्षय जी, पहले तो मैं ये भी दुरानी जी को और हमारे पाकिस्तान के जो पत्रकार और विशेषज्ञ उनसे भी जो बातें सुनी, और आप बता रहे हैं, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए, इसमें स्पष्ट है कि भारत बहुत बढ़िया, भारत और पाकिस्तान में अंतर है। अंतर इस बात का है कि भारत है जो अपनी मर्यादाओं में रहते हुए और मानवता के दृष्टिकोण को रखते हुए, विस्तारवादी दृष्टिकोण को नकारते हुए, शांति से पड़ोसी को भी और सबको वो देखना चाहता है, रहना चाहता है। लेकिन जब पड़ोस का व्यक्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी हालात, मैं पाकिस्तान के बारे में कहूं, इनको मालूम भी है, ये अच्छी तरह से समझते भी है, जहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हो, जहां पर यानी शासन प्रजा के द्वारा शासन नहीं हो, जहाँ की आर्थिक स्थिति इनसे काबू में नहीं हो। लेकिन इनको इस समय चैनल पर आकर के ये बोलना चाहिए कि जिस तरह का पहलगांव के अंदर जिस तरह निर्दोष व्यक्तियों को और जिनसे किस तरह से नाम पूछ करके और उन्होंने एक मानवता पर कलंक लगाया कि वहां जाति और धर्म के आधार पर किस तरह से उनको भूना गया, निर्दोष वो 27 लोग और जो घायल हो गए हैं, उसके बावजूद भी इनके जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के, चाहे वो पूर्व विदेश मंत्री के नाते आए, चाहे वो भुट्टो जी के आए, इनके किस तरह के स्टेटमेंट हैं। और आज जब चैनल पे बैठे हैं तो इनको ये सोचना चाहिए कि कम से कम हमारे देश ने जिस तरह की गलतियां कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को पनाह दे करके ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, ये इनका दृष्टिकोण गलत है। और भारत शांति प्रिय है और भारत ने जो स्टेप लिए बहुत सोच समझ करके लिए, लेकिन इनको ये भी मालूम है, अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत वो ताकत वही रखता है जब भारत की अति ये करते हैं, कोई भी करता है तो उसका जवाब बड़ी सख्ती से दिया जाता है। इनको पहले भी 2 बार, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो किस तरह से उड़ी वाले मामले में हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और 1971 की बात करें, 65 की करें, उसके बावजूद भी भारत जो शांति से मर्यादाओं में उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन ये आए दिन इस तरह की हरकत करते हैं। अभी भी ये स्थिति होने के बाद में इनके जो एलओसी के पास में किस तरह से ये हरकत कर रहे हैं, ठीक है वर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा, भारत का नेतृत्व मैं लौटूंगा। अहमद खान साहब जुड़े हैं क्या हमारे साथ? इरशाद अहमद खान, ठीक है, वो शायद अभी इस डिबेट में शामिल नहीं हो पाएंगे। दुरानी साहब, ये जो मैं आपको बताऊं कि अभी जो सवाल कर्नल लेफ्टिनेंट त्यागी कर रहे थे कि ISI POK का जो ट्रेनिंग कैंप है आतंकवादियों को, उनको सपोर्ट करती है, इस पर हम बाद में, एक व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा आपसे, एक पर्सनल क्वेश्चन है हस्साम दुरानी साहब, कि आप मेरे ख्याल से तीसरी पीढ़ी होंगे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का बंटवारा हुआ, इनफैक्ट दूसरी तो होंगे ही। तो क्या आपको ये पता है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तो आपके जो वालिद साहब थे या उनके जो वालिद थे, तो ये बेस्ड फ्रॉम द पाकिस्तान ओनली, या आप लोग भी कभी इंडिया से वहाँ डाइवर्ट हुए हैं? ये कंफर्म कर दीजिए ज़रा, मैं जानना चाहता हूँ। जी बेसिकली मेरे फोर फादर्स जो है वो कंधार से हैं जी, वी आर पश्तून, वी आर पठान जी। और हम लोग नादिर शाह दुरानी के साथ, हम लोग जब नादिर शाह दुरानी ने इंडिया को कनकर किया था तो उसकी फौज में हम लोग शामिल थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आपके जो भारत का जो इलाका है उसके अंदर 12 बस्तियां जो है होशियारपुर के अंदर पठानों की 12 बस्तियां जो थी वो आबाद हुई थी। उनमें से एक बस्ती जो थी वो हमारी थी। और मेरे जो दादाजी जो थे, मेरे जो दादा जो थे वो महकमा जंगलात में मुलाजमत करते थे। और प्री पार्टीशन जब ये इन्वॉल्वमेंट जब शुरू हुई पार्टीशन की या उसका प्रोसेस शुरू हुआ तो बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो थे जो मुसलमान थे उनको इस वाले हिस्से के अंदर जो ट्रांसफर कर दिया गया था और यहाँ से जो हिंदू जो मुलाजमीन थे उनको
उस वाले हिस्से में ट्रांसफर कर दिया गया था। और उस जो आप ये कह लें कि उस ट्रीटी के तहत या उस प्रोसेस के तहत जो थे वो मेरे दादाजी जो थे वो 1947 से पहले ही पाकिस्तान में जो थे वो यहाँ पे आ चुके थे। हाँ, मेरे वालिद साहब जो है वो 1948 में जो है वो पैदा हुए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप पूछना चाहते हैं तो जो है जहान खेला आपका इलाका है, वहां पे ठीक है। मतलब कुल मिला के ये मैं यही क्लियर कर रहा था दुर्रानी साहब कि सरजमीन हिंदुस्तान से आपका अभी नाता रहा है, यहाँ वहां जो भी होते रहे हैं नहीं है, अभी भी है, अभी भी है ना। अब ये आप छोड़ दें, ये आप छोड़ दें। दूसरी बात देखिए, बात सुने, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना ISI ये कर रही है, ये हमारे कर्नल साहब है। देखिए हमारी जो फौज है, चाहे वो पाकिस्तान की फौज है, चाहे वो हिंदुस्तान की फौज है, ये किसी भी मुल्क की फौज है, जो फौजी होता है उसको ट्रेन किया जाता है मारो और अपने आप को बचाओ। बेसिकली फौजी को मारने की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा नहीं दी जाती जितनी उसको अपने आप को बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि उसने अपने आप को सेल्फ, जब वो जिंदा रहेगा तो कहीं पे लड़ सकेगा या बात कर सकेगा। दूसरी बात है कि फौजी को जब आप अकेला रखते हैं, उसको मुसलसल ट्रेन कर रहे होते हैं, तो उसके दिमाग के अंदर एक ही चीज हो रही होती है कि मैंने जमीन पे जब वो पाँव मारता हूँ, वो सैल्यूट करता है, तो उसके बाद वो जो जमीन की जो धमक आती है उसके दिमाग के अंदर एक डोपामाइन एक केमिकल है वो रिलीज होता है। वो आपको भी पता है कि वो जी डोपामाइन जो है उससे होता है क्या है कि वो एक जब सिक्रीज रिलीज होती है तो वो बॉडी के अंदर जो है ना एक अजीब सी सेंसेशन सी पैदा होती है, और वो लोग ये समझते हैं कि शायद हमें से मजा आ रहा है, हालांकि वो नशा होता है और कुछ भी नहीं होता। बाकी बात यह है कि अगर मैं कर्नल साहब को बात जिस तरह उन्होंने बात की, अगर मैं उन्हीं की बात का अगर मैं जवाब दूं कर्नल साहब को, तो कर्नल साहब अगर ये 4 या 5 जो नॉन फौजी जो लोग हैं, वो जो 2-2 महीने या 3-3 महीने की ट्रेनिंग करके आते हैं, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो अल्लाह माफ करेगा, तो फिर जो ट्रेंड फौजी जो कि 5-5, 10-10 साल मुसलसल ट्रेनिंग ले रहा होता है, वो आप किस तरह कंट्रोल कर सकेंगे? तो ये उनकी बात का एक जवाब है। नहीं, लेकिन ये थी कि ये बात कंट्रोल करने की नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं कुल मिला के जो कह रहा हूँ कि फौज से लड़े ना। हमने क्या किया, हम चाहते थे एक स्ट्राइक और कर सकते थे। अगर हम एक स्ट्राइक करते या इंडिया को इस तरह का एक्शन, आप बताओ मुझे अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया, उसने घर में घुस के ओसामा बिन लादेन, अगर गलती से एक मिसाइल, एक बॉम्ब अगर किसी सिविलियन एरिया में गिरता तो इस बात को कौन पसंद करता? मैं तो अभी भी नहीं करूंगा पसंद। मेरा कहना भी है ना कि आपकी बॉर्डर्स की लड़ाई है। इसमें सर एक मेरी छोटी सी अर्ज सुन लें सर। आप मुझे छोटी सी बात बताएं जी। आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और आपका एक्सपीरियंस मेरी तरह जो है सिर्फ टेबल पे बैठ के या एयर कंडीशन कमरे में बैठ के भाषण देने का नहीं है। हम लोग फील्ड में बैठ के हम लोगों ने मार खाई हुई है, ठीक है सर। मुझे ये जो हमारे यहाँ पे जो जर्नलिस्ट बैठे हुए या सॉरी ये जो हमारे कर्नल साहब लीडर बैठे हुए, चाहे पाकिस्तान से हो एक्सपर्ट्स, चाहे वो पाकिस्तान से हो या चाहे अपना भारत से हो, ये जो लीडरान है, इनको सर बेसिकली इनको तो अपने सामने बंद गोभियां, लौकी, कद्दू, घिया चाहिए होता है, और ये माइक लेके शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे से किसी किस्म का ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ना किसी किस्म का कुछ सवाल आ रहा होता है। ये हाँ कहते हैं तो वो हाँ कह देते हैं, ये ना कहते हैं तो वो लोग ना कह देते हैं। यही तो बिलावल, मैं यही तो आपसे शुरुआत मेरी यही थी ना, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान सियासतदान तो जो है वो सियासत करेगा। मेरा कहना यह है कि सिविलियन का खून क्यों बहेगा, नागरिक का खून क्यों बहेगा? दम है तो सेना से टकराए ना। आप मिसाइल परीक्षण करिए, आप हथगोले चलाइए, आप टैंक चलाइए, आप जिस तरह से किया वो सही है क्या? आपके मेरे दरमियान में गुफ्तगू हो रही है ना सर। ये भाई को जब ये बात कर रहे थे, क्या मैं दरमियान में बोला हूं सर? मैंने सिर्फ फिंगर रेस की थी कि मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। आपने कहा हाँ, बस वो ISI वाला आप क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि जो कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें स्लीपिंग सेल हमारे इस्तेमाल हुए। देखिए स्लीपिंग सेल सर, देखिए मेरी बात सुने, मैं अभी भी इस चीज के ऊपर हूं कि पाकिस्तान में अगर आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो सर मैं अभी आज की बात नहीं है, मैं पिछले 5 सालों से एक ही बात रट रहा हूं। आप मेरे पिछले 5 साल के प्रोग्राम्स अपने आर्काइव्स के अंदर से निकाल के चेक कर लें। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान को तो अपना, जिस तरह अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात की है कि यार भाई मेरे रोटी नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल, आप ये क्या कर रहे हो? ठीक हो गया सर। देखिए अभी जब तक पाकिस्तान के अपने मसाइल खुद से हल नहीं होंगे, पाकिस्तान अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा, पाकिस्तान अपने पांव के ऊपर खड़ा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान अभी जितना भी वजन है ना, वो पाकिस्तान के सर के ऊपर है, ठीक है। भारत का जितना वजन है ना, भारत के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी, जो परेशानियां थी, वो अब सर का वजन
पहले कंधों पे आया, कंधों पे आने के बाद अब उसको आसानी से बाजू में उठा रहा है। इट मींस कि भारत जो है ताकतवर हो चुका है। पाकिस्तान का जितना भी वजन है, जितनी टेंशन है, वो उसके सर के ऊपर है। तो सर मुझे आपने आया। कभी अपने सियासतदानों से ये नहीं पूछा कि यार तुम कहां, मतलब तुम चींटी होके हाथी की नाक में घुस के उसको मार दोगे क्या? अभी वक्त वो नहीं है सर। हाँ नहीं, देखें सर, देखें अभी ये जो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया, इसको आप स्पंज कर दें। हाँ। इसको ना डालें, हाँ। इसको ना डालें, इसको दरम्यान में ना डालें। देखें, मैंने अपने मेरे जो पॉलिटिशियंस भाई बैठे होते हैं, मैं अपने ये पाकिस्तान के अंदर जब मैं टॉक शो करता हूं, मैं बतौर एंकर जब अपना यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा होता हूं, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि भाई आप किस पोजीशन के ऊपर भारत के साथ लड़ने को तैयार हो? क्या आपकी इकोनॉमी जो है वो भारत के बराबर हो चुकी है? क्या आपका जो कंट्री है, आपका जो एरिया है, क्या वो भारत के बराबर? सर देखिए, 8 गुना बड़ा है भारत पाकिस्तान से। बिल्कुल ठीक है। भारत की जो इकोनॉमी है पाकिस्तान से कम से कम जो है वो 10 गुना ज्यादा है। अब भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान से कम 4 गुना। पाकिस्तान की अगर 4 लाख फौज है, सॉरी 5 लाख फौज है, 5.5 लाख फौज है, तो भारत के जो सिर्फ इस वक्त एक्टिव है वो 15.5 लाख है। ठीक है। इसके अलावा बाकी फोर्सेस और आपको पता है ये तब है जो हमारे पास में फौज में क्राइसिस है, ये तब है। अभी हम भर्तियां खोली नहीं है हमने। हाँ खोली है। दूसरी बात सर मुझे बताएं, बात बताऊं क्या है? बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना दोनों साइडों के ऊपर जो है ना फनेटिक लोग बैठे हुए हैं, वो चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। हमारे फनेटिक जो है वो ये समझते हैं कि हम फड़ लो, मार दो, घेराव कर लो, आग लगा दो। उससे क्या होगा कि हम लोगों के अंदर एक सेंसेशन पैदा करेंगे। सर मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अभी बिहार के अंदर बीजेपी के मेरे भाई बैठे गुस्सा कर जाएंगे, लेकिन बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन कितनी कमजोर है। सर मैं भी तो चीजों को देख रहा हूं ना। उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी साहब ने जो तकरीर करनी थी, सर उनका बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो लीडर है, ही शुड बी लीड फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली वो एक स्पेसिफिक इलाके को क्यों जाके चुना जहां पर उनकी पॉलिटिकल सॉरी टू से, बट मैं अभी आपको अपने पीएम के ऊपर कमेंट करने की कोई इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा विषय नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं। उसके लिए हम लोग काफी ठीक हो गया सर, राइट, ठीक हो गया। आपकी बात मुझे समझ आ गई, आपकी बात मुझे समझ आ गई। मैंने बिलावल भुट्टो पर सिर्फ उतना कमेंट किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दरिया में खून बहाने को कहा। आपने ये कहा कि आपको बिलावल भुट्टो की बात पसंद नहीं आई। नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हम दरिया में खून बहाएंगे। अरे यार क्या मतलब, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप क्या बोल रहे हो? आप कसाईयों की सरकार चला रहे हो क्या? आपको बिलावल भुट्टो की बात पसंद नहीं आई? नहीं, ये कसाई, आप बताओ कौन कहेगा कि हम दरिया में खून का दरिया कौन बहाता है सर आजकल संसार? सर सुन ले, क्या जिंदगी है, क्या सियासत? आपने हिस्ट्री पढ़ी है सर, आपने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी होंगी, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। इस इंडो पाक की तारीख के अंदर एक नेमत शाह वलीउल्लाह के नाम के बुजुर्ग गुजरे, जो कि केपीके के इलाके में से, ये यानी कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में थे। उनकी एक किताब है, और उसमें जो किताब उन्होंने लिखी थी, उन्होंने इस पूरे एरिया में से, इंडो पाक के एरिया में से जो अंग्रेजों के इनखला तक की, यानी कि उन्होंने ये बताया था कि अंग्रेज जो है इस इलाके के अंदर कब्जा करेंगे और 100 साल तक वो कब्जा करेंगे, और उसके बाद फलां हिसाब से, जैसे एक बोलते हैं नोटर डोम्स, आई थिंक उसका नाम था, जो कि नहीं, वो एक्चुअली भविष्यवाणियां होती हैं, बहुत कीरो वीरो बहुत सारे ऐसे लोग, बिल्कुल ठीक है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो इस तरह की चीजों की अगर बात कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो सिंध जो दरिया है, जिसको आप सिंधु बोलते हैं, तो हम क्या करें? हमें एक्शन लेना, हमें नहीं, आप बताओ, आप मुझे बताइए कि हम क्या करें? मैं आपसे मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुन ले। देखें, मैं इस वक्त यहाँ पे किसी भी किस्म की लड़ाई या उस चक्कर में नहीं हूं, ना मैं यहाँ के ऊपर ब्लेम गेम के चक्कर हूं। हाँ, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स कह लें या फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लें, हम बहुत सारी चीजों को भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, जो हुआ, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? अपना पल्ला झाड़ेंगे आप इस बात से कि जो आतंकी आए वो पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आए? आपने बोला ISI ने ट्रेन किया, और आप 3 महीने की ट्रेनिंग आपकी आर्मी नहीं संभाल पाई, ये तो आपने खुद ने कहा। मेरा कहना ये है, मेरी तो हम सर एक्शन तो लेंगे ना, लेकिन आपको भारत की तारीफ करनी पड़ेगी इस बात के लिए कि हमने कोई हिंसक, कोई एग्रेसिव हमने स्टेप नहीं उठाया, हमने इस बार कोई स्ट्राइक नहीं की। चले ठीक है, बिल्कुल मैं मान गया। देखिए, अभी इसके अंदर मैं आपको ना बीजेपी को एक बहुत बड़ा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट या प्लस पॉइंट मैं बीजेपी को दूंगा कि जैसे पुलवामा का हमला हुआ, बहुत सारे फौजी जो थे वो अपनी जान से गए, और जैसे ही वो फौजी अपनी जान से गए, उन फौजियों के खून की जो ऊपर जो बुनियाद रखी गई वो आर्टिकल 370 की रखी गई। और उसके बाद अभी ये जो 27 या 28 जो है नागरिक, जो आम शहरी जिनको के मजहब का पूछ के मारा गया, उनका जो खून बहा,
उनके खून के ऊपर बुनियाद रख के बीजेपी ने जो है वो इंडस ट्रीटी को रिवोक कर दिया। तो ये तो मैं आई एम रियली सॉरी टू से, बुनियाद रख के क्या आपको नेचर का लॉ, तो आपको लॉ ऑफ नेचर तो पता है ना, आप बॉल को दीवार पर क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन, सर आपको भी पता है। मैं नहीं, आप बताओ ना, नहीं तो क्या क्यों ना हो, अगर वी आर ह्यूमन बीइंग्स ना बॉस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, आप नहीं, आप बताओ हमारा खून क्यों ना खोले, या हम भारत का पक्ष हम चुप रहे। अक्षय जी, अरे भाई हम जैसे लोग बैठे तो हम पाकिस्तानी मित्र को, या तो आपने जो आज फ्रेम बनाया है वहां पर आप वो 1971 के युद्ध का जो जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जो झुककर सिग्नेचर किए थे ना, वो चित्र यदि उस फ्लेक्स पे लगाते तो कर्नल साहब का इनको बेहतर जवाब होता। मैं यहाँ पर ये पत्रकार मित्र से एक बात पूछना चाहता हूँ, देख लें अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि उनके दिमाग में से अभी भी लड़ाई नहीं निकल रही। बात लड़ाई की नहीं, बात लड़ाई की नहीं, आपने कहा बुनियाद, आपने सियासत और शब्द जो है आपने बड़ी, लाल मस्जिद पर हमला क्यों करवाया था 2006 में, उसके बाद पेशावर में इनके साथ इनके फौजियों को किसने घुस के मारा था, इसके बाद इन्होंने अंततः जो इनका तालिबान खान था, जो इमरान खान थे, उनके विरोध में वहां की फौज क्यों हो गई, वहां के जो लोग हैं उन्होंने फौजियों के ऑफिसों में घुस कर हमले क्यों किए 2-3 साल पहले, इमरान खान को आपने जेल में क्यों रखा है, अभी तक आपने अपनी तकरीर में यह नहीं बताया कि आप आतंकवादियों को पालते क्यों हैं, आप हाफिज सईद को भारत को सौंपते क्यों नहीं है, आपका जो भाई है ना वो हमने, अरे सर हम तो हमारे हाथ धो के हमने उम्मीद छोड़ दी कि दाऊद हमें जिंदा मिलेगा, हमें तो दाऊद इब्राहिम जिंदा मिलेगा, हमने उम्मीद भी छोड़ दी है। थोड़े दिनों में तहव्वुर राणा बताएगा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के, कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल त्यागी को लीजिए जी, त्यागी साहब कुछ कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल त्यागी को लीजिए जी। अलूने जी लौटूंगा आपके पास, त्यागी सर कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मेरे 2 सवाल हैं दुरानी साहब से जी। जो नादिर शाह दुरानी जिनके साथ इनके फोरफादर्स भारत आए थे, नादिर शाह भारत में लेने के आया था, नुकसान पहुंचाना जरा पूछिए इनसे। एक मिनट, अलूने साहब कुछ कह रहे हैं, आप सर त्यागी जी थोड़ा सा तेज बोलेंगे, त्यागी जी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। मैं ये दुरानी साहब से पूछना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो इसका जवाब दें, जिन नादिर शाह दुरानी के साथ जब इनके फोरफादर्स आए थे तो जरा ये बताएंगे कि नादिर शाह दुरानी भारत में क्या लेने आया था, ये कंधार से क्यों आए थे, यहाँ पे क्या लेने आए थे, बताइए दुरानी साहब। और इन्होंने खुद दुरानी साहब बस एक लाइन, 1 लाइनर आंसर दीजिए, आप क्या लेने आए थे। We were conquerors. He came, he saw and he conquered. और आप ये जो देखिए बात सुने, जो अगर आप अभी तक पुरानी चीजों को, पुराने मामलात को लेके बैठे रहेंगे और अभी तक अभी आप चीजों को इस पे आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मेरे जो भाई बैठे हुए हैं सर, देखिए ना मेरे भाई जो हैं अभी, सर मैं तो दरमियान में नहीं बोल रहा ना सर, ये बार चले आप पहले इनकी सुन लें, मैं बाद में बात कर लूंगा, ठीक है। हाँ बोलिए कर्नल त्यागी बोलिए, हाँ कर्नल त्यागी बोलिए। अभी इन्होंने बोला कि 2 महीने के ट्रेन किए हुए बंदे हमारी फौज से हैंडल नहीं हो रहे, 2 महीने की ट्रेनिंग भी आप क्यों दे रहे हैं, और उनको कौन दे रहे ट्रेनिंग, ये बताइए जरा। आदमी मारने की ट्रेनिंग, लोग मारने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं इनको। नहीं वो तो मान ली ना, उन्होंने ये बात मानी ना कि फौज ट्रेन कर रही है और आपसे 3 महीने की ट्रेनिंग संभल नहीं रही, वो तो मान रहे हैं ना इस बात को। अरे कौन दे ट्रेनिंग उनको, पाकिस्तानी फौज। मैंने पूछा था दुर्रानी साहब से, दुरानी साहब बोलते कि पाकिस्तानी फौज दे रही है। मैंने पूछा था, आपका सवाल ही पूछा था मैंने, उन्होंने बोला कि 3 महीने के ट्रेंड लोग नहीं संभल रहे हैं, आप समझ जाइए ना। नहीं उन्होंने ये कहा क्या पाकिस्तानी फौज दे रही ट्रेनिंग। अरे सर मेरा सवाल तो यही था ना कि आप इस सवाल पे कहीं यूसी का, तो कुल मिलाकर उनकी मुख सहमति है इस बात को लेकर, उन्होंने बोला नहीं, वो मेरे ख्याल से मुख सहमति है। हाँ। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तानी फौज को भी और सभी जनता को भी। तो वो तो कह रहे हैं कि आपने वो तो अमरदीप त्यागी साहब, दुर्रानी जी ये कह रहे हैं, दुर्रानी साहब ये कह रहे हैं, अमरदीप त्यागी जी, दुर्रानी साहब ये कह रहे हैं कि आपने पुलवामा अटैक को आधार बनाया 370 हटाने का, आपने ये 28 नागरिकों के खून को आधार बनाया सिंध समझौता, जल समझौता रद्द करने का।
हम मौतों का आधार क्यों बनाएंगे भाई? ये तो रिएक्शन का लॉ है ना। आप दीवार पर बॉल को जितनी तेजी से मारेंगे उतनी तेजी से लौट के आएगी। वो निर्जीव चीज है, हम तो जीवित इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं। हमने रोते बिलखते देखा है, हमने माओ को देखा है, हमने पत्नियों को देखा है। अरे कम से कम आप सोचिए, आप मार देते हैं। जी 22 अप्रैल को जो घटना है उसको भी अगर आप देखें तो संवेदनशील हो तो आप ऐसे बोलेंगे नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपको आदरणीय दुरानी जी, आप बहुत अच्छे बोल रहे थे कि पाकिस्तान की हालत क्या है, किस तरह के हालात हैं, आप मानते हैं। वो तो मान लिया उसके बाद में भी भारत इस तरह से शांति से रखने के बाद में आप कहते हो कि आधार है कि सामने धर्म के नाम पर नाम पूछ करके उनको किस तरह से मारा जाता है, और उसके लिए अगर एक्शन लेते हैं वो भी एक्शन उस तरह से नहीं लिए जो आपकी भाषा के रूप में है। हमने एक्शन ऐसे लिए जो लेने चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से भी और एक अहिंसात्मक तरीके से। उसको भी आप ये कह रहे हैं कि ये आधार बना के कुछ राजनीतिक पहलू सेकेंगे, ऐसा नहीं है दुरानी साहब। 370 हटना बहुत था, लेकिन उसको हटाना जम्मू एंड कश्मीर के हित के लिए जरूरी था, वहाँ के लोगों के लिए जरूरी था, सीए का लाना जरूरी था। उससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो रहा था। हमने पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को किस तरह से नागरिकता दी, वहाँ किस तरह के उनके अत्याचार होते। आप दुरानी साहब वहाँ देखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आपको मालूम है कि क्या हालात थे, लेकिन उनको नागरिकता दी। किसी मुस्लिम भाई की नागरिकता को हमने बंद नहीं किया। नहीं, और दूसरा एक सवाल दुर्रानी जी, एक और बात ये भी है दुर्रानी साहब, मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको जवाब देना मुश्किल नहीं होता है क्या? आप और मैं डिबेट क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना, आप और मैं डिबेट कर रहे हैं कि कुछ दहशतगर्दों ने, जो जिहादी थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम पूछ के अलग कर करके मारा, तो क्या इस्लाम जो है, जो पाकिस्तान, आप सिर्फ सीमा विस्तार के लिए, अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए आपकी फौज अगर जिहाद फैलाती है, क्या पाकिस्तान का हर मुस्लिम, पाकिस्तान का हर नागरिक, मुस्लिम पंथ को मानने वाला, धर्म को मानने वाला जिहादी, क्या जिहाद सिर्फ यही है कि आप गोली उठाए और सबको मार दें? आपको जवाब देना मुश्किल नहीं होता? क्या पाकिस्तान का हर नागरिक ये चाहता है? क्या पाकिस्तान के लोगों के मियाँ बीबी बच्चे नहीं है? नहीं, आप सब सर, आप अपना क्वेश्चन जरा रिफ्रेज कर लें। ये आपका क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो पुरतशद्दुद किस्म के चीजें हैं। ये अगर ऑन एयर जाएगा तो ये इसका मतलब कुछ और लिया जाएगा। काइंडली जरा इसको रिफ्रेज कर ले। हाँ, आप ये कह दें कि क्या पाकिस्तानी फौज जो है वो जहाद का उसने कहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान फौज ने जहाद का बिल्कुल नहीं कहा, और ना ही अगर मेरे तो जिहादी को ट्रेन क्यों करते हैं फिर? नहीं, जिहाद के नाम पे क्यों फैलाया जा रहा है? सर अब मैं सर आगे काइंडली जरा भाई मेरे पूरा कर लेना ना मुझे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी जिहादी नहीं है? नहीं, आतंकवादी और आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी जिहादी नहीं है? नहीं, मैं कुछ और बिल्कुल नहीं है। आतंकवादी बिल्कुल जिहादी नहीं है। आपको किसने कहा? तो फिर वो हिंदू मुस्लिम पूछ कर क्यों मार रहे हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम पूछ कर क्यों मार रहे हैं? नहीं, जिहाद, आप मुझे नहीं, जिहाद क्या लॉजिकल वर्ड है इस्लाम का? मैं उसको क्लियर कर दूं सर, क्लियर कर अक्षय जी, पूरे पाकिस्तानी जिहादी इनसे पूछिए कि 1947 में 22% हिंदू थे वहां पर, आज वहां पर 1% हिंदू है। एक सेकंड, नहीं, अभी बहुत सब्जेक्टिव जा रहा है। यस, अभी ठीक है अलूना जी, हाँ, एक मिनट, मैं पहले अपना डाउट क्लियर कर लूं। दुरानी साहब बोलिए। हाँ बोलिए ना, मैं वहीं से शुरू करता हूं। एक मिनट है। मैं पूछ रहा हूँ आतंकवादी जिहादी है कि नहीं? आपको हिस्ट्री का मुझसे ज्यादा पता है। आप मुझे ये बताएं कि 1947 जब पाकिस्तान और इंडिया जब दोनों डिवाइड हुए थे तो पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी थी? जरा काइंडली जरा मुझे बताइएगा। अरे उस पर, अरे वो तो आप मुझे बताया ना पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? आप बढ़ रहे हैं आबादी, यार बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, बच्चों वाली बात कर रहे हैं। प्लीज भाई मेरे, भाई आप एंकर है ना, आप एंकर है ना, इस डिबेट को आप होल्ड कर रहे हैं ना, राइट? इस किस्म की ठीक है, चलिए लौटते हैं। ठीक है, मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए दुरानी साहब कि आपको जवाब देना मुश्किल होता है कि पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगे, आप पत्रकार हैं, कि वहां आईएसआई ने उनको ट्रेन किया, आपने ये भी मान लिया कि 3 महीने की ट्रेनिंग हम नहीं संभाल पाए। मेरा कहना ये है, आप या तो इस बात से खुद को अलग करिए कि पाकिस्तान की फौज जिहादी को ट्रेन नहीं कर रही है। यहाँ दो चीजें मिक्स हो रही हैं। मुसलमान को देखकर नहीं, तो फिर खतना देखकर मारा क्यों गया? आप खतना देखकर क्यों मारा गया? आप एक ही क्वेश्चन, सर मेरी बात सुने ना भाई मेरे, आप एक ही क्वेश्चन को 3-4 मुख्तलिफ जाविये देके मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ। एक मिनट ठहर जाए सर, एक मिनट ठहर जाए।
अगर आप इतने ही अपना ज़हीन होते और सारा कुछ होता ना भाईजान, तो आप पॉलिटिशियन ना होते, ठीक है ना। आप किसी अच्छी जगह पे होते, को पढ़ा भी रहे होते, हम भी आपसे कुछ पढ़ रहे होते, सीख रहे होते, हम यहाँ बैठ के सारे पॉलिटिशियन के यही हाल है। वो बिलावल भुट्टो को मैंने सुन लिया, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ भाई, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों में मैं अच्छा चले सर एक मिनट थोड़ा सर माहौल चेंज करते हैं सर, एक मिनट ठहरे सर, माहौल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, काफी सीरियस डिबेट हो गई है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर इसी तरह बीजेपी के एक भाई बैठे हुए थे और वो ना मुसलसल पाकिस्तान को मुझे ये कह रहे थे कि जी हम आप पे हमला कर देंगे, हमारी फौज आप पे हमला कर देगी। तो मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा भाईजान बांग्लादेश तो आप संभाल नहीं सके, म्यांमार जो है वो आपको आंखें दिखा रहा है, मालदीव आपके हाथों से निकल गया, ठीक है। ऊपर वाली जितनी भी आपकी 7 सिस्टर जो रहते हैं, नहीं तो बांग्लादेश में क्या जिहाद नहीं हुआ? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या दिक्कत है भाई? हिंदुओं के साथ जिसको दिक्कत है, ये तो हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है। छोड़ दो यार इन विस्तारवादी दृष्टिकोण की भाईजान, आप चुप कर दें यार, मुझे बात कर लेने दें जी। मुझे पता है बड़े अच्छे आधार मालूम है हकीकत पाकिस्तान की, उसको मानो तो सही आप। चलिए ठीक है, अभी जवाब ले रहे हैं वर्मा जी, जवाब ले रहे हैं वर्मा जी, जवाब ले रहे हैं। दुरानी साहब आप तो मुझे बता दीजिए कि आईएसआई जो है, बड़ा शुक्र है आईएसआई ने 3 महीने ट्रेनिंग, वर्मा जी नेशनल अफेयर्स के बंदे हैं और एक पॉलिटिशियन है। दुरानी साहब मुझे, दुरानी साहब वो हमारे पाकिस्तान के अंदर ना एक पॉलिटिशियन नहीं, दुरानी साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप, वो कहते हैं मेरा तो प्रोग्राम ही बढ़ गया। नहीं ठीक है, बांग्लादेश से हिंदुओं ने पलायन किया, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, बांग्लादेश में हिंदू अपनी जान छुड़ाकर भागे, क्यों भागे? क्योंकि बांग्लादेश में जिहाद के नाम पर एक लड़ाई लड़ी गई। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हिंदू मुस्लिम खतरा चेक करके मारा गया, 1 बाय 1 बोलेंगे तो मुझे आवाज आएगी। अगर सारे बोलते हैं तो भाई मुझे आवाज सारे नहीं बोल रहे। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप बार बार यहाँ वहां। वर्मा जी मैं जवाब ले लूं जरा, 1 मिनट। मुझे इस बात का जवाब बहुत जरूरी है, इस बात का बहुत जवाब जरूरी है कि अगर 3 महीने की ट्रेनिंग देकर आईएसआई ने भेजा दहशतगर्दों को और उन्होंने खतना चेक करके मारा, हिंदू मुस्लिम देखकर मारा, अलग करके मारा, तो क्या पाकिस्तान की फौज जिहादियों को ट्रेनिंग नहीं दे रही है? आप मुझे बताइए। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो कर्नल साहब ने जो बात की थी, तो मैंने उनको बरसबले जो था ना सबील, या आप ये कह लें कि फॉर ज़ेब दास्तान के लिए मैंने इनको इस बात का जवाब दिया था। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो कभी भी जहादियों के साथ इंटरेक्ट नहीं रही। हाँ, अलबत्ता इंग्लैंड, अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके सर फिर वही बात होगी। चले यार भाई, पहले आप इनकी सुन लें, पाकिस्तान के फौजी जो है ट्रेनिंग नहीं देते। अमेरिकी रिपोर्ट इस बात की प्रस्तुत करती है, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी है। आपके हामिद गुल आईएसआई के प्रमुख थे, वो वहां पर जाके तालिबान को ट्रेनिंग देते थे। आपने अमेरिका का ठेका लिया और तालिबानियों को तैयार किया अपने देश में। अरे भाई दुर्रानी जी, यदि आप असल पठानी है ना, वास्तव में कंधार के बता रहे हैं, अपने आप को तालिबान से सीखिए। वो असल पठान तो अफगानिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तानियों से कहा कि तुमने कभी युद्ध जीता है? जो हमसे बात करोगे, तुम तो हिंदुस्तानियों से 2 बार हार चुके हो। तो यदि आप में अफगानिस्तान का खून है भैया दुरानी साहब, तो उस साहस को स्वीकार कीजिए और पाकिस्तानियों को समझाइए कि भारत से कभी जीत नहीं पाएंगे। और रही बात जो आप कह रहे हैं, जो सारी बातें बता रहे हैं, तो पूरी दुनिया की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान, आपके सेनाध्यक्ष को मुल्ला कहा जाता है। अभी आपके सेनाध्यक्ष ने 4 दिन पहले जो बयान दिया, जिहादियों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो अफगानिस्तान से 1979 में अमेरिका ने आपको ठेका किसका दिया था, जिसके कारण आप बर्बाद होने की कगार पर चले गए? ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा अलूनी साहब, अब समय मुझे और इजाजत नहीं देता है, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है और हमें उसका पालन भी करना होगा। जहां तक इन रिलेशन की बात है दुरानी साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पीढ़ियां निकल गई, पता नहीं मैं भी या मेरे पिताजी, मेरे दादा या उनके और पिताजी, पता नहीं कितने सालों से हम हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। दुरानी साहब, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि इसमें सिविलियंस का खून नहीं जाना चाहिए। हमने हमेशा कोशिश की है, हमने बालाकोट स्ट्राइक भी की है, तो हमने सिविलियंस को नहीं छेड़ा। हमने जो भी जवाब, और इस बार सिंधु समझौते करके भी हमने सिंधु समझौते को रद्द करके जो एक्शन लिया है, वो एक शांतिपूर्ण रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। हम किसी तरह का खून खराबा, क्योंकि हमारी रगों में नहीं है। और वो जो पॉलिटिशियन वहाँ से चीखते चिल्लाते कहते हैं खून का दरिया बहा देंगे, तो आप कसाईयों की सरकार थोड़ी हैं कि आप रोज़ वहाँ
काटते रहें आप, बड़े काटते रहें आप, बकरे काटते रहें आप, इंसानों को काटते रहें, आप कहेंगे खून का दरिया बहेगा। ये बिल्कुल इस तरह की पॉलिटिक्स, और इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए, इसके जितना कंडम होना चाहिए, इसको उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार वर्मा, हस्साम दुरानी साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी और ब्रह्मदीप अलू ने हमसे जुड़ने के लिए और स्वदेश न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए। इस समझौता का असर जो है, रद्द होने का असर दूरगामी परिणाम के रूप में निश्चित रूप से दिखेगा, लेकिन आप गर्व कर सकते हैं अपने भारतीय होने पर और आप अपने अहिंसक होने पर। ये वाकई में महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, जहां पर गोली का जवाब आपने पानी से दिया। उन्होंने गोली मारकर मारा, आप प्यासा मारकर अपना बदला लेंगे। उन्होंने खून बहाया, आप पानी का बहाव रोक देंगे। इस पर गर्व कीजिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। आप देखते रहिए स्वदेश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।